फ्रेंड्स, मैं हूं जगदीप पासवान। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इको विद जग्गू में। हाँ भाई, तो उम्मीद है आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी में अभी भी लग गए होंगे। अगर अभी भी कुछ लोग सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आएगा तब तैयारी शुरू करेंगे तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो अभी जितना भी काम है सबको रोकिए और पढ़ाई पे लगिए, क्योंकि अभी भी आपके पास इतना एनफ टाइम है कि यहाँ से भी अगर आप प्रिपरेशन करोगे ना तो एटलीस्ट फेल तो आप नहीं होगे, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, तो आज के इस क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने जा रहे हैं। एकदम अप टू द पॉइंट आज हम बताएंगे, मतलब पूरा सिलेबस नहीं कवर करना है। हम लोग क्या करेंगे, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आज एग्जाम में आ सकता है आपके, वो सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग कर जाएंगे। तो आज का जो चैप्टर है वो हम लोग करने वाले हैं गवर्नमेंट बजट, जिससे 6 नंबर आ रहा है, आपको ये चीज पता है। तो हम लोग आज अप टू द पॉइंट करने वाले हैं कि किस तरह से छोटे या कम टाइम में हम लोग थोड़ा भी पढ़ लेना तो गवर्नमेंट बजट से एकदम 6 में 6 नंबर आ जाए। तो चलिए देखते हैं जल्दी से। तो जैसा कि चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट, तो हम लोग पहले समझते हैं कि आखिर गवर्नमेंट बजट होता क्या है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? गवर्नमेंट बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स। क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेट्स ऑफ गवर्नमेंट्स expected expenditure and government's expected receipts in a financial year। फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर दोनों अलग अलग है। फाइनेंशियल ईयर कब से कब रन करता है? 1 अप्रैल 31 मार्च, याद रखेंगे। कैलेंडर ईयर हमारा वही है, जनवरी टू दिसंबर। तो गवर्नमेंट बजट क्या है? एक स्टेटमेंट होता है जिसमें सरकार क्या करती है, एस्टिमेट तैयार करती है कि वो क्या करेगी, कितना खर्च करेगी और कितना रिसीट्स यानी इनकम करेगी। तो मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ बजट। क्या देखेंगे अब हम लोग? टाइप्स ऑफ बजट। तो ये जो गवर्नमेंट बजट होता है ना, 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? 3। जो पहला टाइप है उसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड बजट। क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड बजट। तो बैलेंस्ड बजट का मतलब क्या है? जब टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंडिचर दोनों क्या रहे? बराबर। मतलब जितना आपको इनकम हो रहा है उतना ही खर्च भी हो रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस्ड बजट। ठीक है। सेकेंड है सरप्लस बजट। सरप्लस का मतलब दिमाग में बिठा लीजिएगा कि आपको समय क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो भाई ऑब्वियस है, प्रॉफिट कब होगा? जब खर्च ज्यादा करोगे या इनकम ज्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है आपका जब इनकम ज्यादा होगा। तो टोटल रिसीट्स को शॉर्ट में टीआर बोल सकते हैं। तो जब टीआर इज ग्रेटर देन टी, यानी टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंडिचर से ज्यादा हो जाएगा, तब आपको क्या हो जाएगा? सरप्लस। फिर है डेफिसिट। तो डेफिसिट बजट कब होता है? जब आपका खर्च ज्यादा हो जाए और इनकम कम हो जाए, यानी बोल सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ बजट। बैलेंस कब होगा? जितना रिसीट्स कर रहे हो उतना ही खर्च कर दे रहे हो। सरप्लस कब होगा? जब रिसीट्स ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। और डेफिसिट कब होगा? जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रिसीट्स कम है। ठीक है। तो टाइप्स के बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम में एकदम 100% चांसेस है कि इस बार क्वेश्चन इससे आ सकता है, वो हमारा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या करेगा? कोई भी एक ऑब्जेक्टिव उठा के दे देगा और उसको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए, या फिर कोई एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा ऑब्जेक्टिव है। तो चलिए समझते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट।
तो जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है वो है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। क्या लिखा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ध्यान रखिएगा कि सरकार बजट क्यों बना रहा? बजट इसलिए बना रहा है कि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से किया जा सके कि गरीब के हाथ में भी पैसा हो और रीच के हाथ में भी। ठीक है, मतलब अमीर के हाथ में भी पैसा रहे और गरीब के हाथ में भी। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत लोग इसको क्या मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इसका मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। लोग इक्वल से कुछ और ही समझ लेते हैं, ध्यान रखिएगा ध्यान से। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या हो? इक्वल हो। क्या हो? इक्वल। तो इक्वल को लोग मिसअंडरस्टूड कैसे कर लेते हैं? वो लोग को लगता है कि जितना पैसा रिच के हाथ में है उतना ही पुअर। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अमीर के पास अगर 10 करोड़ है तो गरीब के पास भी कितना है? तो लोग इसको समझ लेते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, तब आप यहाँ पे कैसे बता पाओगे कि कौन रिच कौन पुअर है, कौन अमीर और कौन गरीब है? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का ये मतलब है कि दोनों के पास इतना एनफ अमाउंट ऑफ इनकम हो कि दोनों ही अपना कम से कम बेसिक नीड्स पूरा कर सके। इसको बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्वल का मतलब ये नहीं कि दोनों के हाथ में सेम पैसा। ठीक है, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हो गया कि दोनों कम से कम अपना बेसिक नीड पूरा कर सके। तो गवर्नमेंट आखिर कैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एस्टेब्लिश करता है? अपना टैक्सेशन पॉलिसी से। किसके थ्रू? टैक्सेशन पॉलिसी से। तो इंडिया में क्या होता है? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है। कैसा? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर। अब ये क्या है प्रोग्रेसिव टैक्स? इसमें क्या होता है ना कि जैसे जैसे किसी पर्सन का अगर इनकम बढ़ता है, अगर आपका इनकम बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहा है तो आप पे टैक्स रेट भी क्या होगा? वो भी बढ़ता जाएगा। तो इस पे ज्यादा जो बर्डन है किस पे पड़ेगा? अमीर लोगों पे पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, जितना ज्यादा उनका इनकम हाई होते जाएगा उनका टैक्स रेट भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि अमीर अब ज्यादा अमीर नहीं रहेंगे, क्योंकि अगर वो ज्यादा अमीर हो भी रहा है तो उनको क्या करना पड़ेगा? ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, यानी फेयर एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो बजट बनाने का सबसे पहला रीजन क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को क्या किया जाए? इक्वल किया जाए। और कैसे किया जाता है? प्रोग्रेसिव टैक्स स्ट्रक्चर को फॉलो करके। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के बाद हमारा दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा यानी गवर्नमेंट का रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अलोकेशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑप्टिमम। क्या होता है? ऑप्टिमम। मतलब जो भी रिसोर्सेज है इकोनॉमी में, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका ऑप्टिमम यूज करना। रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का यह मतलब हो गया कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज किया जाए कि सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो। रिसोर्सेज का इस तरह से यूज करना कि सोशल वेलफेयर भी हो रहा है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो रहा है। अब बोलोगे भैया कैसे? तो सोशल वेलफेयर के लिए क्या करेगा गवर्नमेंट? उस तरह के गुड्स पे ज्यादा खर्च करेगा जिससे सोशल वेलफेयर हो पाए। जैसे कि मान लीजिए हेल्थ फैसिलिटीज, है ना? ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ स्कूल्स। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? सोशल वेलफेयर आएगा। ठीक है, कि अब मान लीजिए हम लोग सिर्फ अमीर के बारे में नहीं सोच करके गरीब के बारे में भी सरकार सोच रहा है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड सोशल वेलफेयर। तो रिसोर्सेज का क्या किया? इस तरह से यूज किया कि कम से कम ये सब चीज पे भी ध्यान दिया जा सके। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे करेगा? लग्जरियस गुड्स प्रोड्यूस करवा के। किस तरह का गुड्स? लग्जरियस। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? प्रॉफिट अर्न करेगा सरकार। यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज किया जाए कि सोशल वेलफेयर और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दोनों ही हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ
अमीर लोगों को जो भी गुड है उसके लिए यूज कर रहे हैं, तो इस समय क्या हो जाएगा, गरीब के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है ना। तो इसलिए बोला गया है कि रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज करना ताकि सोशल वेलफेयर भी हो और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी। तो पहला था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, दूसरा था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, थर्ड है इकोनॉमिक ग्रोथ। याद रखिएगा ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, किसी भी कंट्री का, कोई भी कंट्री का सरकार है तो उसका सबसे बेसिक एम होता है, ठीक है, सबसे बेसिक गोल है कि अपना इकोनॉमी को क्या करना, ग्रोथ करवाना। तो ध्यान रखिएगा किसी भी कंट्री का इकोनॉमी दो चीज पे डिपेंड करता है, ध्यान रखेंगे किसी भी कंट्री का जो भी इकोनॉमी है दो चीज पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट यानी जिस कंट्री में जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा या जिस कंट्री के लोगों का जितना ज्यादा सेविंग होगा वहां का इकोनॉमी उतना ही ग्रोथ करेगा। ध्यान रखिएगा कैसे। अब रेट ऑफ सेविंग्स का मतलब क्या है कि लोग ज्यादा से ज्यादा सेव कर रहे हैं। आपको अभी भी पता है कि इंडिया डेवलप्ड नहीं है, क्या है, डेवलपिंग है ना। हमारा इकोनॉमी क्या है, डेवलपिंग है, ठीक है। तो अभी भी डेवलप्ड नहीं हुआ, क्यों, ध्यान रखेंगे। जैसे मान लीजिए पहला क्या हम क्या बोले कि इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, जिस कंट्री का इकोनॉमी है वहां के लोगों का सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट पे। सेविंग कहने का मतलब लोग सेव कर रहे हैं, सेव करने का मतलब कब करोगे, जब आपके पास पैसा होगा, यानी जब आप एम्प्लॉयड होंगे। जाहिर सी बात है, जब पैसा नहीं तो सेव कहां से करेंगे, है ना। तो सेव कर रहे हैं मतलब आप एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयड होने का मतलब ही होता है कि आपका इकोनॉमी क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। तो ध्यान रखेंगे थर्ड जो बजट बनाने के पीछे का रीजन है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करता है, रेट ऑफ सेविंग्स पे और इन्वेस्टमेंट में। तो बजट इस तरह से बनाया जाता है कि लोगों का सेविंग्स बढ़े और कंट्री में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ध्यान रखेंगे कोई भी सरकार अगर बजट बनाता है ना तो उसके पीछे एक और मेन पर्पस है कि वो कंट्री में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड करा पाए, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा, सरकार अगर एक्सपेंडिचर करेगा, खर्च करेगा, सरकार क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा। तो याद रखिएगा गवर्नमेंट जब जब एक्सपेंडिचर करता है उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, नहीं होगा। देखो फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए अभी आया कंस्ट्रक्शन का कि रोड्स बनवाना है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया कि क्या बनवाना है, रोड्स बनवाना है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर खाली बैठा हुआ था उन लोग को क्या मिल गया, काम, कॉन्ट्रैक्ट मिला ना। फिर इस कॉन्ट्रैक्टर के अंदर जो वर्कर खाली बैठे हुए थे वो लोग को भी क्या मिल गया, काम। तो सरकार का एक्सपेंडिचर से क्या हो गया, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना स्टार्ट हो गया। तो एक्सपेंडिचर किसके अंदर आता है, बजट के अंदर। तो बजट बनाने के पीछे एक और मेन पर्पस है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इकोनॉमी में, क्या करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा कि बजट क्यों बन रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ के लिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। फिफ्थ है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि इकोनॉमी में ये दो सिचुएशन आने नहीं देना, इन्फ्लेशन एंड, दोनों ही हमारे इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है। तो सरकार क्या करता है, बजट इस तरह से बनाता है कि इकोनॉमी में ये जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जनरेट ना हो। तो बजट बनाने के पीछे का ये भी रीजन है कि इकोनॉमी क्या रहे, स्टेबल रहे। जब इकोनॉमी स्टेबल रहेगा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड आसानी से कर पाओगे, ठीक है। तो हमारा लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, पब्लिक एंटरप्राइजेस, ऐसा एंटरप्राइज जो पब्लिक के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए रेलवे आ गया, ठीक है ना। तो रेलवे, अब मान लीजिए रेलवे तो ठीक है, तो अब इसके लिए भी तो सरकार क्या करती है, बजट बनाती है ना। मान लीजिए रेलवे ही है तो उसको अगर मेंटेन नहीं किया जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, ये भी तो आखिर क्या एक तरह से मशीन ही है, आगे चल के क्या होगा, खराब हो जाएगा, बंद पड़ जाएगा। तो इसका मेंटेनेंस के लिए भी सरकार क्या करता है, बजट में अलग से एक एक्सपेंडिचर तैयार करता है कि हाँ भाई पब्लिक एंटरप्राइजेस जितना भी उस पर कितना कितना खर्च इस साल में करना है, ठीक है। तो ये 6 ऑब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या होगा खास करके बता दे रहे हैं।
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये दो मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछता है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कोई भी एक ऑब्जेक्टिव दे देगा और उसको एक्सप्लेन करने बोलेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है जो मैक्सिमम बार एग्जाम में पूछता है वो है हमारा कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अगर ये समझ में आ गया मतलब आधा से ज्यादा चैप्टर आपका कंप्लीट, और मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आता है, ठीक है। तो डायरेक्टली पूछेगा कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो पहले इस चीज को समझ लीजिए कि कंपोनेंट्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो जो सरकार का जो बजट है उसका जो कंपोनेंट्स है वो कैसे है। पहला है रेवेन्यू बजट। पहला क्या है, रेवेन्यू बजट। और दूसरा है कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। तो ध्यान रखिएगा, देखिए एकदम आसान सा ट्रिक समझा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बजट जब भी लिखा रहे, बजट जब भी लिखा रहे तो बजट मतलब क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर या रिसीट्स। बजट जब भी लिखा रहे तो क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर और रिसीट्स। इसको फिर से कैटेगराइज किया गया। हम क्या बोले, बजट का मतलब क्या हो गया, या तो रिसीट्स आर से डिनोट कर रहे हैं या तो एक्सपेंडिचर, ठीक है। इस तरह से करते हैं हम लोग। बजट का मतलब क्या है, या तो रिसीट्स या तो एक्सपेंडिचर। क्लियर है, या तो रिसीट्स या तो एक्सपेंडिचर। अब देखो बजट से पहले क्या लगा हुआ, रेवेन्यू, तो रिसीट से पहले भी क्या लगा दोगे, रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू बजट को इस तरह से कैटेगराइज किया गया, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। उसी तरह कैपिटल बजट को भी कैटेगराइज किया गया है। हम क्या बोले, जब आपको बजट दिखा तो पहले लिख लो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। अब बजट से पहले क्या लगा हुआ, कैपिटल, तो यहां भी क्या लगा दोगे, कैपिटल। यानी कि कैपिटल बजट का भी दो पार्ट, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ध्यान रखिएगा, यानी रेवेन्यू बजट का दो पार्ट, रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और कैपिटल बजट का भी दो पार्ट, कैपिटल रिसीट्स और कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू बजट क्या होता है, रेवेन्यू बजट एक स्टेटमेंट है जिसमें एस्टिमेट तैयार करता है सरकार कि वो कितना रेवेन्यू रिसीट्स करेगा, कितना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करेगा। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब डे टू डे इनकम और डे टू डे खर्च, ठीक है। ये रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है, रेगुलर बेसिस पे। तो जो रेवेन्यू बजट क्या है, कि रेवेन्यू बजट क्या एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या एस्टिमेट तैयार कर रहा है कि सरकार कितना डे टू डे इनकम करेगा और कितना डे टू डे खर्च करेगा। उसी तरह कैपिटल बजट, ठीक है। तो कैपिटल बजट क्या हो गया कि सरकार इसमें भी क्या करता है, एस्टिमेट तैयार करता है कि कितना वो कैपिटल रिसीट्स करेगा और कितना वो कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा। क्लियर है, यानी आपको जो मेनली समझना है वो ये चार टर्म है। क्या क्या है, रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो चलिए एक एक करके हम लोग चारों को समझते हैं। तो जो कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है, इसका पहला कंपोनेंट क्या पढ़ा आपने, रेवेन्यू बजट, ठीक है। क्या पढ़े थे हम लोग, रेवेन्यू बजट। तो हम क्या बोले, इसको दो पार्ट में बांटा गया था। तो पहला क्या था, पहला था रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट। एकदम ध्यान से यहां बने रहिएगा, आपको एकदम छोटा सा ट्रिक बताएंगे और देखो कैसे दिमाग में बैठ जाएगा। हम क्या बताए थे आपको कि इंटेलिजेंट हो बढ़िया, लेकिन आपको स्मार्टली काम करना। आपने क्या करोगे, चारों मत याद करना। देखो एकदम आसान सा ट्रिक समझा रहा है। आप बस रेवेन्यू रिसीट्स याद कर लो, आपको तीन याद हो जाएगा। देखो अभी कैसे, रेवेन्यू रिसीट्स क्या लगा, रेवेन्यू रिसीट्स। तो इसका डेफिनेशन मैं बता दूं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भी इसका एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा उसको कि ये रेवेन्यू रिसीट है या फिर कैपिटल रिसीट्स है एंड वाई। अगर वाई का आप कॉज का जो भी रीजन आप नहीं लिखे हो तो आपको नंबर मिलेगा अंडा, ठीक है।
तो चलिए समझते हैं कि आखिर रेवेन्यू रिसीट्स का डेफिनेशन कैसे याद रखेंगे। आपको अगर रेवेन्यू रिसीट समझ में आ गया ना तो देखो आज तीनों टर्म समझ में आ जाएगा। सिंपल सा चीज है, जब भी रेवेन्यू रिसीट्स लिखेगा इसके बारे में दो बात याद रखना। इट इज अ रिसीट्स विच डू नॉट क्रिएट liability, do not create liability nor reduce assets। जो कॉमर्स वाले हैं उनको पता होगा एसेट्स क्या है, जिनको नहीं पता फिर से बता दे रहा है। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। एसेट्स का मतलब क्या होता है? संपत्ति। जैसे फॉर एग्जांपल कार हो गया, ठीक है, बिल्डिंग हो गया, ठीक है, सारा क्या हो जाएगा? आपका एसेट्स हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? तो आपको एकदम ट्रिक बता रहे, ध्यान रखिएगा। जब भी रेवेन्यू वर्ड दिखे, कौन सा वर्ड दिखे? रेवेन्यू, सबसे पहले डू नॉट और नॉर लगा लेना। जब भी रेवेन्यू दिखेगा आप पहले लगा लेना डू नॉट और नॉर। रिसीट्स है तो क्या हो जाएगा? क्रिएट लायबिलिटी ऊपर, रिड्यूस एसेट्स नीचे। ठीक है, फिर से समझिएगा। अगर रेवेन्यू लगा है तो डू नॉट क्रिएट ऊपर में, और रेवेन्यू लगा हुआ है तो नॉर रिड्यूस नीचे में। तो अब रिसीट्स है तो क्या हो जाएगा? डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। फिर से रेवेन्यू रिसीट्स हम क्या बोले? जब भी रेवेन्यू वर्ड दिखेगा तो डू नॉट क्रिएट पहले से लिख लीजिएगा, नॉर रिड्यूस पहले से लिख लीजिएगा, बस इसको पलट मत दीजिएगा। एसेट्स को ऊपर लायबिलिटी को नीचे नहीं, गलत हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? ये एक ऐसा रिसीट्स है जो कि सरकार के लिए ना तो लायबिलिटी क्रिएट करता है, मतलब ना ही कर्ज है, ठीक है, और ना ही एसेट्स में कोई रिडक्शन होता है। तो इसको बस आपको याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, ठीक है, दिया हुआ है फीस। गवर्नमेंट क्या किया ना कि आप लैंड रजिस्टर कराए तो उसके बदले हम लोग उसको कुछ पेमेंट किए, ठीक है, जिसको लैंड रजिस्ट्रेशन फी बोलते हैं। तो पूछेगा फी इज एन एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स एंड वाई। आपने बता तो दिया कि रेवेन्यू रिसीट है, बट वाई में क्या लिखना है? यही वाला लिखना है, बिकॉज इट डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। ठीक है, इतना लिख दोगे। 3 नंबर का तो 3 नंबर पूरा, 6 नंबर का तो 6 नंबर पूरा। तो सिंपल सा ट्रिक है, रेवेन्यू वर्ड दिखेगा तो डू नॉट क्रिएट नॉर रिड्यूस, रिसीट्स है तो लायबिलिटी ऊपर एसेट्स नीचे। तो रेवेन्यू रिसीट्स क्या है? ऐसा रिसीट्स जिससे क्या होता है? डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। तो इसका एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएगा? फीस हो गया, फाइन्स हो गया, ठीक है, टैक्स हो गया, ये सारा किसका एग्जांपल हो जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स का। फीस, फाइन्स, टैक्स, कर्ज नहीं है, ये लायबिलिटी नहीं होता है, ना ही कोई एसेट्स हम लोग का घट रहा है। ध्यान रखिएगा, सरकार के लिए ना तो लायबिलिटी है ना ही उसका कोई एसेट्स में रिडक्शन होता है। अब जैसे फाइन, ठीक है, निप्पा और निब्बी, ठीक है, ये दोनों क्या हुआ ना कि बाइक से जा रहे थे कहीं को, ठीक है, तो निब्बा इज वेरी कूल, ठीक है, उसने क्या बोला रहे यार हेलमेट के बिना चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो ट्रैफिक पुलिस ने इसने पकड़ा, बोला चलो बेटा निब्बा फाइन निकालो जल्दी से। क्यों? क्योंकि इसने रूल्स को ब्रेक करा, इसने रूल्स को ब्रेक करा। अगर ये रूल नहीं तोड़ता तो इसको पेमेंट नहीं करना पड़ता, इसको फाइन देना नहीं पड़ता। तो फाइन कंपलसरी पेमेंट नहीं है, फाइन कंपलसरी पेमेंट नहीं है, ना ही लायबिलिटी या एसेट्स पे कोई फर्क होता है। आपने रूल तोड़ा तो आपने फाइन भरा, नहीं तोड़ते तो आप निब्बी के साथ घूम रहे होते, है ना? क्लियर है? तो फीस, फाइन्स, टैक्सेस, ये सारा किसका एग्जांपल है? रेवेन्यू रिसीट्स का। याद रखेंगे, क्यों? क्योंकि इससे ना तो लायबिलिटी क्रिएट हो रहा है ना ही एसेट्स में रिडक्शन हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे? फाइन इज अ रेवेन्यू रिसीट बिकॉज डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। बस आप रेवेन्यू रिसीट याद कर लो, बाकी 3 आपका देखो अभी करवा देते तुरंत। तो भाई रेवेन्यू रिसीट्स अगर अच्छे से समझ में आ गया तो अब देखो कैसे तुरंत हो जाएगा। देखो कैसे, इसके बाद रेवेन्यू बजट का सेकंड क्या था? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मैंने क्या ट्रिक समझाया कि जब रेवेन्यू वर्ड लगेगा तो क्या करना है? डू नॉट क्रिएट लिख लो पहले ही, और नॉट रिड्यूस लिख लो पहले ही,
ठीक है, ध्यान से एकदम यहीं पे बने रहिएगा, इधर उधर ध्यान नहीं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। हम क्या बोले, रेवेन्यू वर्ड जैसे दिखा तो डू नॉट क्रिएट नॉर रिड्यूस पहले लगा लिया। रिसीट्स में क्या था, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, बस इसको पलट दो, डू नॉट क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। बाप रे सर, बहुत ज्यादा ही भारी था, एकदम दिमाग ही खराब हो गया, नहीं हुआ। आप रेवेन्यू याद कर लियो तो ये तो फिर बहुत इजी है। क्या बोले, डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ये आपको याद था, आपको ये याद नहीं था, लेकिन याद कैसे हो गया, रेवेन्यू दिखा तो डू नॉट क्रिएट नॉर रिड्यूस लगा दिए। एक्सपेंडिचर दिखेगा ना तो बस इसको पलट देना है, डू नॉट क्रिएट एसेट्स नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी, यानी ऐसा खर्च है जिससे ना तो एसेट्स क्रिएट होता है ना ही लाइबिलिटी में रिडक्शन होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल चले मान लीजिए क्या हो जाएगा, सरकार क्या करती है, सब्सिडी, पेंशन, ठीक है, इंटरेस्ट का पेमेंट, ध्यान रखिएगा इंटरेस्ट का, अगर इंटरेस्ट रिसीव करता तो रेवेन्यू रिसीट, अगर इंटरेस्ट सरकार क्या कर रहा, पे कर रहा है तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये सारा ऐसा एक्सपेंडिचर है जिससे ना तो एसेट को फर्क पड़ रहा है ना ही लाइबिलिटी को। क्लियर है, तो देखो कितना आसानी से आपने सिर्फ रेवेन्यू रिसीट्स याद करा, आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी समझ में आ गया। अब देखो उसी तरह हम क्या बताएं, गवर्नमेंट बजट दो तरह से है ना, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। तो देखिए इसका जो सेकेंड है वो क्या है, कैपिटल बजट, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट था तो रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। खुद सोचिए कैपिटल बजट है तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा कैपिटल रिसीट्स, कैपिटल रिसीट्स। अब ध्यान दीजिएगा जरा एकदम, बहुत हम क्या बोले, बस आपको ये याद रखना। देखो ये कैसे हो जाएगा, जब रेवेन्यू था डू नॉट क्रिएट नॉर रिड्यूस लगा, जब कैपिटल आएगा ना तो ये डू नॉट और नॉर को हटा दो, डू नॉट और नॉर को हटा दो, तो क्या बचा, क्रिएट लायबिलिटी रिड्यूस एसेट्स, यानी इट इज अ रिसीट्स विच क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। देखो बहुत आसानी है, एकदम आराम से नहीं हो गया। रेवेन्यू था डू नॉट लगाए नॉर लगाए, कैपिटल जैसे आया ये डू नॉट और नॉर को हटा दिए, तो बचा क्या, कैपिटल, क्रिएट लायबिलिटी और रिड्यूस एसेट्स। तो कैपिटल रिसीट्स क्या है, जिससे या तो लायबिलिटी क्रिएट होगा या तो एसेट्स में रिडक्शन होगा। बोलोगे भैया एग्जांपल थोड़ा बता दीजिए ना, तो एग्जांपल क्या हो गया, मान लीजिए सरकार बोरो कर रहा है, लोन ले रहा है, कर्ज ले रहा है, बोरो किया ना, ठीक है, तो बोरोइंग से क्या हो गया, कर्ज बढ़ा कि नहीं, ये लायबिलिटी है, लायबिलिटी का मतलब क्या हो गया, विच हैज टू बी पेड, हंस के दो, रो के दो, मर के दो, जैसे भी दो लेकिन आपको देना पड़ेगा। तो लायबिलिटी क्या हो गया, बोरोइंग्स, बोरोइंग से क्या हुआ, लायबिलिटी क्रिएट हुआ, लायबिलिटी जैसे क्रिएट होगा क्या क्या लाएगा, कैपिटल रिसीट्स। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस दोनों में एक बात याद रखना है, जब रेवेन्यू रिसीट्स का रीजन लिखोगे तो आप रीजन में क्या लिखे, हम क्या बताएं, बिकॉज डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स, ठीक है। बट जब कैपिटल का रीजन लिखोगे तो दोनों नहीं लिखोगे, कि दोनों एक ट्रांजेक्शन में दोनों चीज नहीं हो रहा, ठीक है। बोरोइंग से क्या हो रहा है, सिर्फ लायबिलिटी को फर्क पड़ रहा है, एसेट्स को फर्क नहीं पड़ रहा, तो रीजन में भी कौन सा पार्ट लिखोगे, सिर्फ लायबिलिटी वाला, यानी क्या लिखोगे, बोरोइंग्स इज अ कैपिटल रिसीट बिकॉज इट क्रिएट लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। अगर कोई लिखता है बिकॉज इट क्रिएट लायबिलिटी एंड रिड्यूस एसेट्स तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जब कैपिटल का पार्ट आएगा तो दोनों में से कोई एक ही रीजन होगा, आपको पहचानना पड़ेगा कौन सा। तो बोरो करने से लायबिलिटी क्रिएट होता है, इसलिए इट इज अ कैपिटल रिसीट। उसी तरह आ जाएगा डिसइन्वेस्टमेंट, यानी सरकार क्या कर रहा है ना, कि अपना कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था उसका शेयर्स को बेच दिया। शेयर बेचने का मतलब क्या हो गया, कि अब वो जो पब्लिक एंटरप्राइज था वो किसी जिसको बेचा उसके हाथ में चला गया, यानी सरकार का एसेट्स किसी और के पास चल गया। तो एसेट्स क्या हो गया, कम हो गया ना, तो एसेट्स कम होगा तो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिसीट्स। तो क्या लिखोगे, दिस इन्वेस्टमेंट इज अ कैपिटल रिसीट्स बिकॉज इट रिड्यूस एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। क्लियर है। उसी तरह तो रेवेन्यू बजट का दूसरा पार्ट था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, तो कैपिटल बजट का दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, सही सोच रहे हैं आप एकदम, कैपिटल
एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम क्या बोले, स्मार्टली काम करना है। देखो इसी से आपको ये मिल गया। हम क्या बोले, जैसे ही कैपिटल वर्ड दिखेगा डू नॉट और नॉर हटा दो, तो क्या बच गया भाई, क्रिएट एसेट्स, ठीक है, क्रिएट एसेट्स रिड्यूस लाइबिलिटी। देखो सेम ही है ना, बस इसमें से ये वाला को हटा दो भाई, तो क्या बचा, क्रिएट एसेट्स रिड्यूस लाइबिलिटी। तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो इसका एग्जांपल जैसा कि एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ, मान लीजिए बिल्डिंग या ब्रिज, सबसे बेस्ट रहेगा। क्या हो गया, सरकार क्या कर रहा है ना, ब्रिज बनवा रहा है, उस पर खर्च कर रहा है, ठीक है। तो ब्रिज सरकार का क्या हो गया, संपत्ति, एसेट्स हो गया। तो ब्रिज बनवाने से खर्च तो हुआ, लेकिन क्या क्रिएट हो गया, एसेट्स। तो एसेट्स क्रिएट हुआ, इसलिए क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बोलोगे भैया ठीक है, तो एक काम कीजिए ना, रिड्यूस लायबिलिटी वाला एग्जांपल दे दीजिए। रीपेमेंट ऑफ लोन, यहां पे लोन लिए थे तो लायबिलिटी क्रिएट हो गया, बीसी लोन का अमाउंट को पेड कर दिए तो लायबिलिटी घट गया, तो लायबिलिटी रिड्यूस हुआ ना, तो क्या कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यानी ये चारों टफ नहीं है, आप इसको याद रखो, ये याद रखोगे तो ये याद हो जाएगा, ये याद रखोगे तो फिर इस तरह से ये तीनों याद हो जाएगा। यानी आप रेवेन्यू रिसीट्स को पकड़ के चलो, बाकी एकदम इजी है, ठीक है। ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको बता दे रहे हैं 95% चांसेस है, 95% चांसेस है कि क्वेश्चन यहीं से उठा के दे देगा। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहा है, मान लीजिए एग्जांपल के लिए दे दिया डिविडेंड, क्या दे दिया, डिविडेंड। पूछेगा कि ये रेवेन्यू रिसीट्स है या फिर कैपिटल रिसीट्स है एंड वाई, ठीक है। तो याद रखिएगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर ही डिविडेंड आता है, तो रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट जितना भी अगर रिसीव कर रहे हो तो रेवेन्यू रिसीट्स होगा, क्योंकि ये सबसे ना लायबिलिटी और एसेट्स को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या लिखोगे, डिविडेंड इज अ रेवेन्यू रिसीट्स बिकॉज डू नॉट क्रिएट लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एसेट्स। मिल गया भाई पूरा नंबर आराम से, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को रेवेन्यू बजट का जितना भी कंपोनेंट था, कैपिटल बजट का जितना भी पार्ट था, आपको वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट का क्या देख लिया, कंपोनेंट, अच्छे से कीजिएगा कंपोनेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बजट डेफिसिट। क्या है, बजट डेफिसिट। अभी आपको पता होगा, थोड़ी देर पहले मैंने डेफिसिट का मतलब बताया था। डेफिसिट का मतलब क्या हो गया, एक्सपेंडिचर इज मोर देन रिसीट्स। जब आपका खर्च ज्यादा हो जाए और इनकम आपका कम हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेफिसिट। बजट जब भी लगा रहा है इसका मतलब है टोटल, यानी टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल रिसीट्स। यानी हम लोग बोल सकते हैं बजट डेफिसिट यानी बीडी, बीडी मत बोल देना, बीडी इज इक्वल टू टीई माइनस टीआर, टीई माइनस टीआर, ध्यान रखिएगा। तो बजट डेफिसिट क्या होता है, जब गवर्नमेंट का टोटल एक्सपेंडिचर उसके टोटल रिसीट से ज्यादा हो जाए, इसको बोलते हैं हम लोग बजट डेफिसिट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बजट डेफिसिट। तो ध्यान रखेंगे, इसके अंदर देखिए पहला जो पार्ट आता है वो है रेवेन्यू डेफिसिट। रटना एकदम नहीं है, ध्यान रखिएगा, आपको एकदम आराम से समझ में आते जाएगा। शॉर्ट में इसको बोल लेते हैं फिलहाल के लिए आरडी, है ना। तो बजट डेफिसिट का मतलब क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। देखो एकदम आसान लगेगा, देखना कैसे। डेफिसिट का मतलब क्या समझाएं, एक्सपेंडिचर मोर देन रिसीट्स। ये बताया ना अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि जब भी डेफिसिट वर्ड दिखेगा मतलब एक्सपेंडिचर मोर देन रिसीट्स। अब ध्यान से देखिए, तो डेफिसिट से पहले क्या लगा, रेवेन्यू, तो एक्सपेंडिचर से भी पहले क्या लगा लोगे, रेवेन्यू। यानी रेवेन्यू डेफिसिट क्या, व्हेन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स। सरकार का डे टू डे खर्च उसके डे टू डे इनकम से अगर ज्यादा हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट। यानी बोल सकते हैं आरडी यानी रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू आर ई माइनस आर आर।
ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, यहाँ तक। रेवेन्यू डेफिसिट आने के वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो इसके हम लोग कुछ इम्प्लीकेशंस देख लेते हैं। ठीक है, हम लोग यानी नेक्स्ट क्या देखेंगे, इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, रेवेन्यू डेफिसिट का इम्प्लीकेशंस, किसका, रेवेन्यू डेफिसिट्स का इम्प्लीकेशंस। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी सिचुएशन क्या हो गया रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन रेवेन्यू रिसीट्स हो गया। इसका क्या इम्पैक्ट दिखा, पहला क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट को अब इस सिचुएशन को करेक्ट करना है ना, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये बढ़ा हुआ, ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज को करेक्ट करने का उपाय क्या है, कि जो बढ़ा हुआ है उसको और बढ़ा दे, नहीं ना, जो बढ़ा हुआ या तो उसको घटा दो, या जो घटा हुआ है उसको बढ़ा दो, यानी या तो एक्सपेंडिचर को घटा करके या तो रिसीट्स को बढ़ा करके ये सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। करेक्ट करने का मतलब है कि हमको आर ई और आर आर को इक्वल कर देना है, तब जाके डेफिसिट खत्म हो जाएगा। तो कब खत्म होगा, या तो सरकार अपना एक्सपेंडिचर क्या करेगा, कम कर देगा, या तो अपना रिसीट्स क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अपना एक्सपेंडिचर को कट डाउन करेगा, यानी अब खर्च करना कम करेगा। तो खर्च कैसे करता था, सोशल वेलफेयर के लिए क्या करता था, वो सोशल वेलफेयर या फिर सोशल प्रोग्राम से जो भी उस पर वो खर्च करता था। ठीक है, तो अब इस एक्सपेंडिचर को क्या कर दिया, कम कर दिया। ठीक है, तो सिचुएशन तो ठीक हो जाएगा, बट इससे एक लॉस क्या हो जाएगा कि सोशल वेलफेयर जो भी प्रोग्राम करता था सोशल वेलफेयर के लिए, उस पर अब लॉस आ जाएगा, वो ज्यादा सरकार अब कर नहीं रहा है। ठीक है, या फिर और क्या कर सकता है सरकार, अपना रिसीट्स को बढ़ाएगा, अपना रिसीट्स क्या करेगा, बढ़ाएगा। तो कैसे बढ़ाएगा, मान लीजिए बोरो करके, क्या करके, मान लीजिए बोरो किया, तो बोरो करने से पैसा तो आया, पैसा आता है ना बोरो करने से, तो रिसीट्स तो मान लीजिए बढ़ गया, लेकिन इससे एक क्या फर्क पड़ गया कि लायबिलिटी भी सरकार का क्रिएट हो गया। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, अब इसको ठीक करने के लिए या तो एक्सपेंडिचर कम करने लगेगा जिससे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम में लॉस आने लगेगा, या तो अपना रिसीट्स बढ़ाने के लिए बोरो करने लगेगा जिससे लायबिलिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर क्या करेगा, डिस इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देगा। क्या करना स्टार्ट कर देगा, डिस इन्वेस्टमेंट। तो डिस इन्वेस्टमेंट करने से पैसा तो सरकार के पास आएगा, बट जिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज का वो शेयर्स बेचेगा, तो उससे क्या हो जाएगा, हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री का हमारे डोमेस्टिक कंट्री यानी हमारे कंट्री में कंट्रोल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि अब वो पर्टिकुलर, ठीक है, जो भी एंटरप्राइज बेचा होगा, किसी मान लीजिए फॉरेन कंट्री का ही बेचा है, ठीक है, तो उसका कंट्रोल डोमेस्टिक इकोनॉमी में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सारा इंपैक्ट है कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट आता है ना, तो इकोनॉमी में इस तरह से फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आ सकता है कि व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, याद कर लीजिएगा इसको अच्छे से। ठीक है, तो आखिर रेवेन्यू डेफिसिट को बोल सकता है कि रेवेन्यू डेफिसिट को मेजर करने का, करेक्ट करने का क्या क्या तरीका है, तो तीन है, या तो बोरो करेगा, ठीक है, या फिर डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है, या फिर कट इन एक्सपेंडिचर। तो ये तीन तरीकों से इस सिचुएशन को करेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। तो ये पहला था रेवेन्यू डेफिसिट। तो हम लोग रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में क्या देखें, रेवेन्यू डेफिसिट में क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज मोर देन क्या हो जाता है, रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, ये पहला था। तो दूसरा है हमारा फिस्कल डेफिसिट। क्या है, फिस्कल डेफिसिट, शॉर्ट में इसको एफडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एफडी, है ना, फिक्स डिपॉजिट नहीं, फिस्कल डेफिसिट। तो एफडी का फॉर्मूला याद रखिएगा ध्यान से, थोड़ा सा बहुत लोगों को लगता है, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि एफडी का फॉर्मूला ना बहुत कंफ्यूजिंग है। देखिए एकदम इजी लगेगा। सबसे पहले एफडी इज इक्वल टू होता है टी यानी टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, लेकिन इस रिसीट्स में बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देंगे।
आपको पता है ना कि बोरो करने से पैसा आता है, तो पैसा आ रहा है तो रिसीट कहलाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसीट्स को माइनस कर देंगे, लेकिन इस टोटल रिसीट्स में क्या नहीं लेना है, बोरोइंग्स। अब देखिएगा इसको कैसे हम लोग और एक्सटेंड कर सकते हैं। आपको पता है कि एक्सपेंडिचर और रिसीट्स दो तरह का होता है। टोटल एक्सपेंडिचर कितना कितना तरह का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना। फिर उसी तरह टोटल रिसीट्स कितना तरह का होता है, दो तरह का होता है। तो रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स होता है। लेकिन आपको पता है कि जो बोरोइंग है वो कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, तो हम लोग बोरोइंग को नहीं लेते, यानी इस कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स को क्या कर देना है, एक्सक्लूड कर देना है। यानी सेकेंड क्या हुआ स्टेप, कैसे एक्सटेंड किया, टोटल एक्सपेंडिचर का दो पार्ट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। टोटल रिसीट्स का भी दो पार्ट, ठीक है, रेवेन्यू रिसीट्स प्लस कैपिटल रिसीट्स। लेकिन कैपिटल रिसीट्स में क्या नहीं लेंगे, बोरोइंग्स, ठीक है। इसको फिर से देखिए एक्सटेंड करते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस प्लस माइनस फिर माइनस प्लस माइनस। अब जो बात बताने जा रहे हैं वो ध्यान में रखना है। ऐसा कैपिटल रिसीट्स आपको बताया था ना डेफिनेशन, कैपिटल रिसीट्स का डेफिनेशन क्या था, क्रिएट लायबिलिटी रिड्यूस एसेट्स। क्या था, क्रिएट लायबिलिटी रिड्यूस एसेट्स। तो ऐसा कैपिटल रिसीट्स जो कि लायबिलिटी नहीं क्रिएट कर रहा है लेकिन एसेट्स रिड्यूस हो रहा है उससे, लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रहा है लेकिन एसेट्स रिड्यूस हो रहा है, इस तरह का कैपिटल रिसीट्स को हम लोग बोलते हैं नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। ध्यान रखेंगे, ऐसा कैपिटल रिसीट्स जिससे लायबिलिटी क्रिएट ना हो उसको क्या बोलते हैं, नॉन डेट। क्या बोलते हैं, नॉन डेट। यानी नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो गया एक्सटेंड करके, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। फर्दर इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि जो सेम प्रॉपर्टी वाला है उसको एक साथ ले लेते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इसको एक साथ ले लिए प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट में लिख लेते हैं NDCCR, यानी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, ठीक है। अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे RE माइनस RR, RE माइनस RR कहाँ गया, ये बोला ना, RE माइनस RR। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या था, RE माइनस RR, यानी हम लोग RE माइनस RR नहीं लिख के क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस NDCCR, यानी नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। यानी FD का जो मेन फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, RD, ठीक है, आपको निकालने आ चुका RD प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स। अब ध्यान से देखिएगा, आपके क्वेश्चन में अगर बोरोइंग्स नहीं दिया है, आपके क्वेश्चन में अगर बोरोइंग्स नहीं दिया है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर आपके क्वेश्चन में बोरोइंग्स नहीं दिया है तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज करना। अगर दे दिया है तब तो बहुत आसान है, तब FD इज इक्वल टू डायरेक्ट हो जाता है बोरोइंग्स। FD इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया इसका दूसरा फॉर्मूला। जाहिर सी बात है ये सारा कुछ में अगर आप कुछ एक्सक्लूड किए हो तो क्या बचा, बोरोइंग्स, यानी इसका जो अमाउंट आएगा ना वो किसके बराबर आएगा, बोरोइंग्स के बराबर, ठीक है। यानी कि अगर क्वेश्चन में बोरोइंग दे दिया तो इतना दिमाग नहीं खराब करना है, डायरेक्ट लिखोगे FD इक्वल टू बोरोइंग्स, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 2 लाख, ठीक है। आप इससे भी आंसर निकालोगे तो आएगा उतना ही 2 लाख, बट इतना क्यों दिमाग लगाना, जब क्वेश्चन में बोरोइंग्स दे देगा तो डायरेक्ट लिखोगे FD इक्वल्स टू बोरोइंग्स, जो कि कितना आ जाएगा 2 लाख, मतलब अगर दिया होगा इतना तो, ठीक है। तो ये हो गया आपका FD का फॉर्मूला। इसको अच्छे से याद रखिएगा, एग्जाम में भी हो सकता है कैलकुलेट करने आ जाए, ऐसे देता नहीं है लेकिन मैं भी दे दे, ठीक है। तो FD अब समझ में आ गया है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे FD का इम्प्लीकेशंस। क्या पढ़ेंगे, FD का इम्प्लीकेशंस ऑफ FD। तो सबसे पहला जो इम्प्लीकेशन है वो है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब जब इकोनॉमी में FD आ जाता है, फिजिकल डेफिसिट आ जाता है, तो इकोनॉमी किस में चला जाता है, इन्फ्लेशन में। किस में चला जाता है,
इन्फ्लेशन। देखिए ये कैसे होता है, इसमें क्या होता है, सरकार बोरो करता है, बोरो करने से क्या होता है, मनी सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, जब जब मनी सप्लाई बढ़ेगा, गुड्स और सर्विसेज का प्राइस भी क्या होगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। बोरो किए, मनी सप्लाई बढ़ा, मनी सप्लाई बढ़ा तो फिर प्राइस बढ़ना शुरू हो गया। इसी सिचुएशन को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, मतलब इकोनॉमी घूम फिर के किसमें फंसता जा रहा है, इन्फ्लेशन में। यानी एफडी का पहला इंप्लीकेशन है कि जो जब भी एफडी आएगा क्या आ जाएगा, इन्फ्लेशन। बट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि क्या एफडी से हमेशा ही इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, इस चीज के बारे में आपसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, तब तक आप लोग इस चीज के बारे में ढूंढ करके रखोगे, क्या एफडी हमेशा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, आज का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसका आंसर मैं देखना चाहूंगा कौन कौन लोग देंगे। ठीक है, नेशनल डेट, यानी नेशनली हमारा जो कंट्री है कर्ज में डूबता जा रहा है। कैसे, अब क्या हो रहा है, क्या मैंने क्या बोला कि जब भी एफडी आएगा, एफडी आने का मतलब है कि सरकार क्या करना स्टार्ट कर दिया, बोरो। क्या करना स्टार्ट किया, क्योंकि एफडी इक्वल टू बोरोइंग्स होता है, तो सरकार क्या किया, बोरो करना स्टार्ट किया। यानी जिस नेशनल इनकम का यूज, जिस नेशनल इनकम का यूज डेवलपमेंट के लिए करना चाहिए था, सरकार अब इस पैसा का यूज क्या कर रहा है, जो लोन लिया उसको चुकाने में, उस कर्ज को चुकाने में कर रहा है। ठीक है, कि मतलब इसका यूज करना चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, बट डेवलपमेंट की जगह क्या हो रहा है, बोराइंग जो भी लिया, जो भी कर्ज लिया उस पर ये खर्च कर रहा है, क्योंकि अब लोन लियो तो उसको तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो क्या हो जा रहा है, नेशनली हमारा जो देश है वो कर्ज में डूबता जा रहा है। ठीक है, या इसको ऐसा भी समझते हैं, मान लीजिए पहले से बोरो किया था, मान लीजिए 50 लाख। ठीक है, तो इकोनॉमी इस तरह से खराब हो गया ना कि इस 50 लाख को चुकाने के लिए फिर एक नया बोरोइंग करना पड़ा। यानी एक कर्ज को चुकाने में दूसरा कर्ज, फिर दूसरा को चुकाने में तीसरा कर्ज लेना पड़ रहा है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कर्ज के जाल में डूबते जा रहे हैं। इसलिए इसको नेशनल डेट या फिर डेट ट्रैप भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डेट ट्रैप। ये था हमारा सेकेंड, नेशनल डेट। ठीक है, इम्प्लीकेशन। तो पहला था इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, दूसरा है नेशनल डेट, तीसरा है विशियस सर्कल ऑफ हाई एफडी। ये सर्कल का मतलब कुछ इस तरह से कि जब जब आपका एफडी हाई होगा, मतलब ऑब्वियस है फिजिकल डेफिसिट में क्या होता है, बोरो ही करना पड़ता है, सरकार को ज्यादा से ज्यादा बोरो कर रहा है। तो एफडी जैसे जैसे हाई होगा, जीडीपी ग्रोथ लो होता जाता है, यानी कम होता जा रहा है। एफडी हाई होगा तो जीडीपी लो होगा, जीडीपी लो होगा तो एफडी हाई होगा। इसी को बोलते हैं विशियस सर्कल ऑफ हाई एफडी। हमारा फोर्थ है, ठीक है। थर्ड क्या था, विशियस सर्कल ऑफ हाई एफडी, कि एफडी जब जब हाई होगा जीडीपी ग्रोथ हमेशा लो होता जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर है क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट का मतलब होता है withdrawal of existing इन्वेस्टमेंट। यानी जो पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा था हमारे कंट्री में, वो अब क्या कर रहे हैं लोग, विड्रॉ करने लग रहा। तो बताया ना कि इन्वेस्टमेंट क्या होगा, कम होने लगा, मतलब आपका इकोनॉमी का जीडीपी ग्रोथ भी क्या होगा, कम होने लगेगा। यानी एफडी से ये सारा इंप्लीकेशन दिख रहा है कि कितना बुरी तरह से हमारा इकोनॉमी डैमेज हो सकता है। ठीक है, तो क्राउडिंग आउट का मतलब क्या हो गया कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट था उसका क्या हो रहा है, विड्रोवल हो रहा है। क्या हो रहा है, विड्रोवल हो रहा है। लास्ट है हमारा इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। इरोजन का मतलब होता है खात्मा, खत्म होना एक तरह से। तो गवर्नमेंट का जो क्रेडिट है, वो चाहे आपका डोमेस्टिक मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, दोनों ही मार्केट में गवर्नमेंट का क्रेडिट अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि सरकार क्या है, कर्ज में डूबता जा रहा है। ठीक है, तो ना एफडी का इंप्लीकेशंस मोस्ट ऑफ द टाइम दे देता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहां तक। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है, हमने दो पढ़ लिया, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, थर्ड जो डेफिसिट है वो है प्राइमरी डेफिसिट।
प्राइमरी डेफिसिट, इसको पीडी बोल सकते हो उस वक्त। तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू क्या होता है, एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, एफडी माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी इसको इस तरह से लिख सकते हैं क्या, देखिए तो एफडी को क्या बोलते हैं हम लोग, बोरोइंग्स, बोरोइंग्स माइनस आईपी। यानी जितना भी लोन लिए थे उसमें से अगर इंटरेस्ट का अमाउंट हटा दीजिए, फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए 2 लाख लोन लिए, ठीक है, इंटरेस्ट बना मान लीजिए 25,000, यानी एक्चुअल टोटल बोरोइंग्स कितना हो जाएगा, 2,25,000, ठीक है। तो प्राइमरी डेफिसिट कैसे निकालेंगे, इस 2,25,000 में से इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दो जो कि था 25,000, ये हो गया आपका प्राइमरी डेफिसिट। एक्चुअली में आप इतना लिए हो कर्ज, इंटरेस्ट जुड़ा था तो इसमें हो गया था 2,25,000, तो 2,25,000 में से इंटरेस्ट के अमाउंट को माइनस कर दो, तो जो अमाउंट बच के आया इसी को बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट में डिफरेंस क्या है, कि फिस्कल डेफिसिट जो होता है ना उसमें इंटरेस्ट का लोड रहता है, ये इंटरेस्ट का लोड को कैरी करके चलता है, बट प्राइमरी डेफिसिट इंटरेस्ट का लोड को कैरी करके नहीं चलता, इसलिए इसको माइनस कर दिया जाता है। क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब एक छोटा सा बात जो कि आपको ध्यान में रखना है, हो सकता है 1 नंबर में भी आ जाए, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो प्राइमरी डेफिसिट, व्हाट डू यू मीन बाय जीरो प्राइमरी डेफिसिट, फॉर्मूला सेम है, एफडी माइनस आईपी। ध्यान से समझिएगा बस खाली, ये क्या, ये बहुत ही खराब सिचुएशन है, ठीक है। इसका ये मतलब है कि इतना ज्यादा खराब सिचुएशन हो गया है कि पिछला जो लोन लिया था, पिछला जो सरकार लोन लिया था उसका इंटरेस्ट को चुकाने के लिए भी एक नया लोन लेना पड़ रहा। थोड़ा इस तरह से समझिएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए पिछला जो कर्ज लिया था सरकार 2,25,000, ठीक है, इंटरेस्ट के साथ हुआ था, तो उसने 2 लाख तो पेमेंट कर दिया, बट इंटरेस्ट का अमाउंट पेड नहीं किया था। 2 लाख तो पेड कर दिया लेकिन इंटरेस्ट का अमाउंट पेड, यानी ये जो इंटरेस्ट है ये क्या है, प्रीवियस बोरोइंग वाला है, किसका है, प्रीवियस बोरोइंग का, कितना है 25,000। अब इस 25,000 का पेमेंट करने के लिए सरकार क्या किया, फिर एक नया सा लोन ले लिया 25,000 का, मान लीजिए, है ना, इस पर फिर कुछ इंटरेस्ट बना होगा। यानी कि हम लोग लोन में से इंटरेस्ट नहीं माइनस कर रहे हैं, हम लोग इस इंटरेस्ट के अमाउंट को पेड करने के लिए एक नया लोन लिए हैं, तभी प्राइमरी डेफिसिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। तो प्राइमरी डेफिसिट का वैल्यू जब 0 आ जाए तो इसको बोलते हैं जीरो प्राइमरी डेफिसिट। हाँ जी बच्चों, तो लो गवर्नमेंट बजट भी आज खत्म हो गया और इतना आसानी से हुआ है, हमको नहीं लगता कि कोई डाउट अब होना चाहिए, बट अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में बिंदास बताओ, ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन एकदम प्रोवाइड कराऊंगा। आपको करना क्या है ध्यान रखिएगा, मैंने क्या करा है, टेलीग्राम में सारा नोट्स अवेलेबल करा रखा है। अभी इस चैप्टर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि कुछ ऐसे एग्जांपल जिसको रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज किया गया, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ये मैं क्या करूंगा, अपने टेलीग्राम जो भी है उसको आप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, तो वहां पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा कि आखिर वो कौन कौन से आइटम्स है जो कि रेवेन्यू रिसीट में आएंगे और क्यों, कैपिटल रिसीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएंगे और क्यों। तो आपको मेनली इस चैप्टर में करना क्या है, मेन फोकस आपका किस पे होना चाहिए, सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में भी कौन सा था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला, ठीक है। दूसरा था रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला। तो ऑब्जेक्टिव में ये दोनों आप अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कंपोनेंट्स में ये चारों अच्छे से कर लीजिएगा एकदम। इसका कोई भी एक एग्जांपल दे देगा और पूछेगा कि रेवेन्यू रिसीट है या कैपिटल रिसीट है, वाई, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है, वाई, ठीक है। अगर वाई का आपने सही नहीं लिखा तो हम बता चुके अंडा मिलने वाला है, ठीक है। तो बेसिकली ये दो पढ़ लीजिएगा, यही दो, ठीक है। और इस बार क्या देखा गया ना कि सैंपल पेपर में क्या हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए इस तरह से ग्राफ दे दिया, ठीक है, इस तरह से दिया रहेगा
और इसको ना इंटरप्रेट करने बोलेगा। तो थोड़ा सा सैंपल पेपर, आपके पास जो भी सैंपल पेपर है सारा बना जाइएगा। एक क्वेश्चन इस तरह से आ रहा है, जैसे कि 6 नंबर का चैप्टर है तो 3 नंबर का एक तो या टॉपिक से आ जाएगा कोई भी, ठीक है। लेकिन 3 नंबर का क्या कर रहा है, इंटरप्रेट करने दे रहा है कि डायग्राम दे देगा और इसको बोलेगा कि इसको बताइए क्या है, कैसे सिचुएशन समझाइए। तो आपको अपने वर्ड्स में लिखना होगा। तो इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे आप, आपके पास जो भी सैंपल पेपर है वो सारा कर जाना, ये आराम से हो जाएगा। 6 नंबर इसमें आराम से आपको मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने नहीं करा है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और हाँ, पढ़ना शुरू कर दो भाई, पढ़ना शुरू कर दो, टाइम एकदम भी नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड जय हिंद।